Hi guys, now we are going to discuss Nazism and Rise of Hitler। तो इसमें कहानी है एक इंट्रोडक्शन में हेलमट नाम के एक व्यक्ति की जो बयान करता है कि मैंने अपने माता पिता को ये डिस्कस करते हुए देखा कि उसके फादर जो हैं उसकी मदर से डिस्कस करें कि हमें ज़िंदा रहना चाहिए या फिर सुसाइड कर लेना चाहिए। तो इतनी बड़ी बात ये वो क्यों कह रहे थे, ये उसके मन में एक सवाल था जिसका आंसर उसको काफ़ी टाइम बाद मिला। वो बचपन में नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके पिता ने कहा था कि हम लोग जीवित रहें या फिर पूरे परिवार को जहर दे करके, पॉइजन दे करके खुद को ख़त्म कर लिया जाए, ठीक है ना। तो इसी डर से उसने आगे चल करके जो है अगले 11 वर्षों तक 11 ईयर्स तक उसने खाना नहीं खाया घर पे, ठीक है ना। जैसे भी उसने अरेंजमेंट किया होगा उसमें हमें नहीं आना है। और उसके अगले दिन जब वो डिस्कशन चल रहा था, वो रात उसने उनके माता पिता के साथ उसने गुजारी। उसको एक चिल्ड्रन यानी कि चाइल्ड का जो सॉन्ग होता है, चिल्ड्रन सॉन्ग, वो सुनाया गया, लोरी सुनाई गई और उसे किसी तरीके से सुनाया गया। अगले दिन उसके फादर ने अपने ऑफिस में खुद को गोली मार ली थी। तो वजह क्या थी कि उसके फादर ये डिस्कस कर रहे थे अपनी उसकी मदर से कि क्या जो एलाइज हैं, एलाइज आप लोग जान रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी लॉस हुआ था, उसमें जो फोर्सेस थी अलाइज पावर्स यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया और बाद में यूएसए भी उसमें शामिल हो गया था। तो अलाइड पावर जो हैं उनके साथ वही करेंगी जो उन्होंने यहूदियों और यानी कि जूस और ये जो है जिप्स और पोलिश और ये जो है क्रिपल्ड के साथ किया था। ये उसका एक सवाल था अपनी पत्नी से, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था इन पर, यहूदियों पर। किन लोगों ने किया था? जो नाजिज्म आइडियोलॉजी के थे, जिनकी विचारधारा नाजिज्म वाली थी। और ये लोग सपोर्टर थे किसके? हिटलर के सपोर्टर थे, ठीक है ना। और ये लोग बहुत एक भावनात्मक रूप से हिटलर से जुड़े हुए थे। ये हिटलर की बुराई यानी कि उसकी आलोचना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे और यहूदियों को देशद्रोही यानी कि दुश्मन मानते थे, पॉलिश लोगों को दुश्मन मानते थे। और ये जिप्स कम्युनिटी थी, उसको जिप्स जो एथनिसिटी के लोग थे इनको भी अपना दुश्मन मानते थे। और यहाँ तक के जो दूसरी पार्टीज के जो लोग थे उनको भी एकदम बर्दाश्त नहीं करते थे, जो चाहे वो आपके लिबरल कैटेगरी के हों या फिर कम्युनिस्ट हों, ठीक है ना। जैसे कि वीमर रिपब्लिक में जो सरकार बनी थी वो आपके लिबरल्स की बनी थी, लिबरल डेमोक्रेट्स की। और कम्युनिस्ट, ठीक है ना, जो कम्युनिस्ट लेफ्ट वाली विचारधारा होती है, लेफ्ट विंग हमारे यहाँ भी है और बहुत सारे देशों में भी है ये, ठीक है ना। तो इनको भी बर्दाश्त नहीं करते, यानी कि जो और हिटलर के पॉलिटिकल राइवल्स हैं, जो उसके प्रतिद्वंदी हैं, उनको भी बर्दाश्त नहीं किया करते थे, ठीक है ना। और हद तो जब हो गई कि जब इन लोगों ने यानी कि जो नाजिस्ट विचारधारा के लोग थे इनको क्रिपल्ड बोलिए तो जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं यानी कि जो अपंग हैं या दिव्यांग हैं, वो लोग भी उनको भी ये लोग पसंद नहीं करते थे और उनको भी कहते थे कि इनको मार देना चाहिए। ये लोग जो हैं धरती पर बोझ हैं और बैठे बैठे खाते रहते हैं, किसी काम के नहीं है, इनको भी मार देना चाहिए। तो इस तरीके का एक एक्सट्रीम, एक चरमपंथी विचारधारा डेवलप हो गई थी जिसने जर्मनी में हाहाकार मचा दी, ठीक है ना। तो ये एक कहानी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जो एक डर था, अब हिटलर और उसका जो सहयोगी था गेबल्स, ठीक है ना। तो हिटलर और गेबल्स ने बंकर में सुसाइड कर ली थी। जब उन्होंने देखा कि जो एलाइड फोर्सेज हैं वो जर्मनी में एंटर कर गई हैं, तब उन्होंने देखा कि अब तो हार निश्चित है और अब कोई जरिया भी नहीं है बचने का। तो जाहिर सी बात है कि उनको पकड़ा रहता और उनको प्रताड़ित किया रहता, कई दिन तक उन पर केसेस चलता, ट्रायल चलता। तो उन्होंने कहा इससे अच्छा जो है हमको तकलीफ ही दी जाएंगी तरह तरीके की और हमको यानी कि जो दंड है वो दिए जाएंगे। और क्योंकि हम लोगों ने वो जान रहे थे कि हमने क्या किया है, ठीक है ना। भले इसे एक वक्त था कि हिटलर और गेबल्स और जो फिगर्स या जो नाजीज थे, सारे नाजीज वो अपनी हर बात को जस्टिफाई कर लिया करते थे, हर बात को न्यायोचित ठहराते थे, कहते थे ये देशहित में है, ठीक है। दिस इज द देशहित बोलो तो इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑफ इन द कंट्री, ठीक है ना, मतलब ये कंट्री के हित में है। तो वो आप समझिएगा वो देशहित, मैंने उसको थोड़ा सा अच्छा। तो इस तरीके से अब क्योंकि एक एलाइड फोर्सेस ने जब जर्मनी को कैप्चर कर लिया, फौजें बर्लिन में आ गई, सेनाएं बर्लिन में आ गई, तो उन्होंने एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ये जो है बनाया, ठीक है ना, जिसने ये फैसला किया। तो इसमें 11 जो प्रोमिनेंट नाजीज थे इनको दंडित किया गया, यानी कि जो हिटलर की सरकार में थे और हिटलर के सहयोगी थे, ठीक है ना।
और भी लोगों को छोटी छोटी सजा दी, मान लीजिए इनको जो है एक्जीक्यूशन यानी कि मौत की सज़ा हुई, और बाकी लोगों को जो है सजाए यानी कि उम्र कैद या फिर जो 10 साल 12 साल की जो जो उन्होंने जो भी उनका दोष पाया गया था उसके हिसाब से उनको सज़ा दे दी गई। तो अगर देखा जाए तो जो इनको दंड मिला है तो ये तो कुछ भी नहीं है जो इन्होंने यहूदियों के साथ और किरपिट के साथ और पोलिश और जिप्सीज के साथ किया था, या अदर जो पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स थे उनके साथ किया था, ठीक है ना। और ये भी और दूसरी बात ये है कि अब वजह ये आती है कि भाई वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, ठीक है ना। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है हिटलर हारा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये हुआ था कि अलाइड फोर्सेज जो थी जर्मनी के अंदर एंटर कर गई थी, ठीक है ना। सॉरी, मैंने शुरुआत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जिक्र कर दिया था। नहीं, हिटलर जब आया सत्ता में तो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से, ठीक है ना। और वो 45 में जाकर के अगस्त 45 में जब जर्मनी तो खैर पहले ही सरेंडर कर चुका था, उसके जापान ने सरेंडर किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है एक माहौल इन्होंने पैदा किया डर का, किसने? नाजीज ने। और खासतौर से जो उसका नेता था हिटलर और गेबल्स, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा आतंक फैलाया और तमाम जो जनता थी उसके अंदर एक खौफ और डर पैदा किया, ठीक है ना। अब देखिए बात ये आती है कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, या हिटलर के अंदर कैसे इतनी बड़ी भावना जो है पैदा हो गई कि मतलब हम जो है कि पूरे देश पर, पूरी दुनिया पे, यानी कि पूरी यूरोप को हम कैप्चर करेंगे, और जो जो दोषी हैं यानी कि जिनको वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए दोषी मान रहे थे, या जर्मनी के अपमान के लिए दोषी मान रहे थे, उन सबको दंडित करेंगे। ये भावना हिटलर के अंदर कैसे आई या नाजी के अंदर कैसे आई? तो ये हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुआ था, मैंने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे एक वीडियो है, चाहे तो उसको देख लीजिएगा, बल्कि देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि जो एक साम्राज्यों की लड़ाई शुरू हुई थी, मेनली ऑस्ट्रिया और सर्बिया की, और उसके बाद जो है तमाम देश आते थे, और ये आपका जर्मनी था, ऑस्ट्रिया की साइड से आया था, और ऑटोमन टर्की वगैरह वगैरह ये सब आए थे। तो एलाइड फोर्सेज जो थी यूएसए के आने से जीत गई। 1917 में यूएसए ने एंट्री की यूएस में, तब जो है एलाइड फोर्सेज जो कि काफ़ी मुशक्क़तों से गुजर रही थी, ठीक है ना। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक रीज़न ये भी था कि इनको लग रहा था कि हमें कोई गेन विक्ट्री मिल जाएगी, कोई गेन मिल जाएगा। सारे देश जो जो आ रहे थे उसमें, चाहे वो आपके एलाइड ग्रुप के हों या एक्सिस पावर्स हों, एलाइड पावर्स हों या एक्सिस पावर, इन सबको ये लग रहा था कि हमें बहुत जल्दी विक्ट्री मिल जाएगी और हम जो है जो भी अपना मकसद है उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, वार जो था प्रोलॉन्ग खींचता चला गया, ठीक है ना। एक लंबी लड़ाई खींचती चली गई। अब ये लोग जो है थक रहे हैं, हार रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि इस तरीके से फैसला हो जाए, कुछ रिजल्ट निकले, नतीजे निकले, और वार जो था बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि वो एक जो देशों के बीच में वार था वो पूरा वैश्विक लेवल में फैलता चला गया, और कॉन्टिनेंट से कंटिनेंट और ओवरसीज ये जो है बढ़ता चला गया। तो एलाइड फोर्सेस के साथ जब 1917 में यूएसए की एंट्री हुई, तो ये एलाइड फोर्सेज जो थी जर्मनी के अंदर एंटर कर गई, और उन्होंने जो जर्मन एम्पायर था उसको हरा दिया, जर्मन किंगडम को हरा दिया, और उसकी जगह पे जो है और फिर जो है वर्साई की ट्रीटी हुई, ठीक है ना। वर्साई ट्रीटी जो है, तो वर्साई की ट्रीटी में तय हुआ बहुत ही ह्यूमिलिटी और हार्श कंडीशन जो है जर्मनी पे लगा दी गई, इम्पोज कर दी गई, ठीक है ना। उसमें जैसे कि एक बात ये भी थी कि जर्मनी की सेना कम कर दी गई ताकि ये अलग जो है आगे चल करके युद्ध ना कर पाए अपने आस पड़ोस के देशों से, ठीक है ना। उसकी सेना ये बहुत लिमिटेड कर दी गई, नाम मात्र की। जैसे मान लीजिए 5 लाख सैनिक थे, तो अब जो है 50,000 ही रह गए हैं। युद्ध से पहले 5,000 थे, 5 लाख थे सॉरी, और युद्ध के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है सिर्फ 50,000 या 1 लाख के आसपास रह गए। मैं तो एक हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा कहीं बुक में दिया नहीं है। तो इस तरीके से उसकी सेना पर पाबंदी लगा दी। दूसरी एक बात ये थी कि उसके जो रिसोर्सेज थे वो कैप्चर कर लिए, वो फ्रांस, पोलैंड और इन सबको दे दिए गए, डेनमार्क, लग्जमबर्ग वगैरह को, ठीक है, पोलैंड को दे दिए गए। जैसे कि मान लीजिए कि उसकी 1/10 पॉपुलेशन का लॉस हुआ, ठीक है ना, 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन जर्मनी की जो है इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन उसकी गई। दूसरा ये था कि उसकी जो ओवरसीज कॉलोनीज थी वो भी उससे छीन ली गई जर्मनी से, ठीक है ना, कॉलोनीज। और इसी तरीके से उसका जो
75% आयरन जो था वो फ्रांस और पोलैंड को दे दिया गया हरजाने के रूप में, कि काफ़ी टाइम तक जो है इनका होल्ड रहेगा जब तक कि अपना हरजाना वसूल नहीं कर लेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से उसका जो 26% कोल था उसको भी दूसरे देशों को दे दिया गया, और उसके पास जो है नए नए देश बना दिए गए ताकि वो अपना प्रसार ना कर पाए, नए नए देश उभर करके आए, ठीक है ना। इस तरीके से जो है जर्मनी को रोकने की कोशिश की गई। और जो वहाँ पर एक किंगडम थी, ठीक है ना, इंपीरियल पावर थी, उसको हटा दिया गया, शाही पावर, और उसके बाद जो है जो एक डेमोक्रेटिक जो विचारधारा थी वो भी पनप रही थी कि यहाँ पे जर्मनी में डेमोक्रेसी होना चाहिए, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, इस तरीके की बातें। मान लीजिए इंपीरियल जो आपका गवर्नमेंट रहती है इंपीरियल पावर्स में नहीं रहती है, लेकिन डेमोक्रेसी में जो है आपको काफ़ी छूट मिल जाती है, आप मूवमेंट कर लीजिए और आपको रोजगार के साधन मिलेंगे, शिक्षा की बराबरी मिलेगी, सारा ये सब रहता है डेमोक्रेसी में। ये तो जो डेमोक्रेटिक आपके आइडियोलॉजी के लोग थे उनको मौका मिल गया, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के जो लोग थे उनको मौका मिल गया कि वो यानी कि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सके, और इलेक्शन के जरिए से एक सरकार चुनी गई जिसको हम लोग बोलते हैं वीमर रिपब्लिक, ठीक है ना। तो वीमर रिपब्लिक में जो है ये 11 शर्तें जो थी मानी थी, ठीक है ना, और इसीलिए इनको जो है वार क्रिमिनल्स बोला जाता था नाजियों के द्वारा, इसको वीमर रिपब्लिक के जो लोग थे यानी कि जो लोकतंत्रवादी थे, ठीक है। इस तरीके से जो है अब जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो बहुत तेज़ी से गिरने लगी, वहाँ भुखमरी फैली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। हालांकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जरिए उसको दूर करने की कोशिश की गई। तो ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई डूब रहा है तो उसको बचाने जाएंगे तो खुद भी कभी कभी डूब जाते हैं। जब तक आप बहुत अच्छे तैराक ना हो तब तक किसी को बचाने मत जाइएगा, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा बचाने की, मतलब खुद जा करके मत बचाइएगा, मान लीजिए किसी रस्सी से या किसी साधन से बचा लीजिएगा, पता चला उसको बचाने का खुद भी डूब गए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसको मत बचाइए, पूरी कोशिश कीजिए, अगर आप बचा सकते हैं खुद को बचा करके उसको बचाइए और खुद को बचाइए, ठीक है ना। तो यूएसए जो था इनको बचाने के लिए गया कि चलो भाई इनका जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है उसको कम किया जाए। तो वहाँ पर जो है उसने इन्वेस्टमेंट किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, कुछ रोजगार वगैरह उपलब्ध कराया गया। लेकिन खुद वॉल स्ट्रीट यानी कि जो अमेरिका का मार्केट था वो खुद डाउनफॉल हो गया, ओके ना। तो फिर हालात बिगड़ने लगे, ओके। फिर क्या हुआ कि ये जो इलेक्शंस लगातार होते रहे, और एक मौका आया कि ये जो नाजी पार्टी थी इसने पहली बार जब कॉन्टेस्ट किया तब इसको जो है 2% वोट मिले। वहाँ परसेंटेज होता है वोट का, टोटल वोट्स का परसेंटेज है कि उसके हिसाब से सीट्स वगैरह अलाउट होती है। बहुत सारे देशों में जो है ये वाली नहीं होता है कि जैसे हम लोग के यहाँ जो थोड़ा वोटिंग सिस्टम वो अलग है, वहाँ पे मतलब टोटल वोट जो पार्टी को मिले उसके हिसाब से जीत तय होती है, ठीक है ना, और उसके हिसाब से सीट्स वगैरह अलाउट हो जाती है। उनका सिस्टम थोड़ा अलग है। हम लोग के वहाँ की हर एक सीट अलग है, और वहाँ पर जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं उनमें से जो सबको सबसे ज़्यादा वोट जो पाएगा एक कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो, मान लीजिए एक पार्टी पूरे इलेक्शन में हारी है लेकिन 2-3 सीटें उसकी जो है एक जगह पे निकली, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर उसके कैंडिडेट जीता था। लेकिन वहाँ पर क्या है कि टोटल वोट देखा जाएगा कि पार्टी को टोटल वोट कितना मिला पूरे देश में या पूरे रीजन में, उसके हिसाब से उसको सीट्स मिल जाती हैं। तो जर्मनी में नाजी पार्टी को पहली बार में 2% सीट्स मिली है, 2.6% वोट्स। तो ये बहुत कम था, ठीक है ना। बस हाँ ये हो गया कि हाँ ये भी अब इनकी एंट्री हो गई है, ये भी आ गए हैं मैदान में, अगली बार हो सकता है कुछ नया खेल कर दें, ठीक है ना, केजरीवाल की तरह। मतलब केजरीवाल पहले इलेक्शन में थे, केजरीवाल जी पहले इलेक्शन में थे, मान लीजिए गठबंधन सरकार उनकी बनी थी, 32 सीट थी आई थिंक। उसके बाद फिर उन्होंने काम मतलब उसी टाइम कांग्रेस से अलाइड किया था। बाद में फिर उनकी 49 दिन की सरकार थी वो गिर गई थी, फिर उन्होंने इलेक्शन में फिर पूर्ण बहुमत से आए, 60 से 70 में से 67 सीट्स वो ले गए थे। तो ठीक है, अब धीरे धीरे एक विचारधारा डेवलप हो रही है कि ये जो वीमर रिपब्लिक है ये देश के अपमान के लिए जिम्मेदार है, इसने देश को डुबो दिया, इकोनॉमी को डुबो दिया, और इस तरीके की विचारधाराएं। अच्छा, उनके पास भी कोई विकल्प नहीं था क्योंकि पूरी दुनिया का प्रेशर था, तो उनको भी शर्तें मानना थी, ठीक है ना, और सरकार भी बनानी थी। तो सरकार तो इसी बात पर बनती है कि हम आपके साथ सब अच्छे ही करेंगे, ठीक है ना, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन बाद में वो लोग क्योंकि प्रेशर हर तरफ से रहता है, इधर जनता का प्रेशर, उधर इंटरनेशनल प्रेशर, और खुद पार्टी का प्रेशर और दूसरी पार्टी का अपोजिशन का प्रेशर, तो उसमें उनको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। खैर उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं।
अब ये जो थी विचारधारा चल रही थी नाजी वाली कि हम जो है एक राष्ट्र बनाएंगे और एक ऐसा राष्ट्र जो सर्वश्रेष्ठ होगा पूरे यूरोप में। हम आर्यंस हैं, हम सर्वोत्तम हैं, हम सुपीरियर हैं, ठीक है ना। और हमारी नस्ल जो है, हमारा जो रेस है, ठीक है ना, वो बहुत उम्दा है। और हम चाहें तो पूरी दुनिया पे ताकतवर हैं, तो पूरी दुनिया पे हम लोग हुकूमत कर सकते हैं। पूरी दुनिया बोले तो पूरा यूरोप, उसने उनके लिए जो दुनिया है तरीके से यूरोप ही है, बाकी दुनिया तो बाद में देखा जाएगा। पूरे यूरोप में हम सबसे ज़्यादा जो है सर्वोत्तम है और सुपीरियर है, तो वहाँ पर हम शासन कर सकते हैं। ये सब चलता था। अगले और हिटलर का क्या था कि हिटलर की कहानी थोड़ा सुन लीजिए। हिटलर एक सैनिक था जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा था। सारे फौजी भाग रहे थे युद्ध से, ठीक है ना, अपनी जान बचा रहे थे, क्योंकि लग पता था कि भाई सेनाएं हार रही हैं। लेकिन ये बंदा ऐसा था कि लड़ रहा था, पूरी हिम्मत से लड़ रहा था और कहा चाहे मर जाऊं तो कुछ हो जाए। ये बुरी तरीके से घायल हो गया, लेकिन फिर भी जो है लड़े जा रहा है, हार मानने वाला नहीं है। हॉस्पिटल में चला गया, तो जब इसको होश आया तो कहा कि युद्ध कहाँ तक पहुँचा, ठीक है ना, उसके बारे में पूछने लगा और कहा कि जल्दी मुझे ठीक कीजिए, मैं फिर लड़ने जाऊँगा। तो बताते हैं कि एक ब्रिटिश सैनिक ने बाद में अपनी कहानी लिखी। जब हिटलर मर गया तो एक ब्रिटिश सैनिक था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा था, तो बताता है कि एक घायल फौजी मेरे सामने आया। मैंने चाहा कि उसको जो है वो बुरी तरीके से घायल था, उसके पैर पे चोट लगी थी, उसके पूरे जिस्म जो था छलनी था, ठीक है ना, पूरा जख्म, खून बह रहा था। लेकिन तो फिर मैंने कहा कि वो मेरे ऊपर गोली मतलब बंदूक ताने रहा था और मैं उसके ऊपर बंदूक ताने वाला था। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन मारा किसी को नहीं। तो फिर मैंने भी सोचा कि जाने दो, ठीक है ना, और ये तो मारा हुआ ही है, आगे जाके मर ही जाएगा, क्या मारूँ उसको। और क्योंकि वो गोली चलाता तो हो सकता है वो भी गोली चला देता, तो इसलिए इसने जो शूट नहीं किया। ब्रिटिश जो एक सोल्जर था, ठीक है ना, या ब्रिटिश अधिकारी जो था। उसके बाद जो है और ये बंदा जो था जो बच करके निकला था, आगे चल के यही जो था हिटलर था, ठीक है ना, यही हिटलर था जिसको उस ब्रिटिशर ने ये सोच करके छोड़ दिया था कि अरे ये तो मरा हुआ है, इसको क्या मारेंगे, तो खुद ही मर जाएगा। तो काश अगर वो गोली चल गई होती तो ये सब होता ही नहीं। तो एक गोली चलने से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है, और एक गोली ना चलने से जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, जो हिटलर की वजह से हुआ, क्योंकि मेन इसमें रोल हिटलर का ही था जिसने पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया, ठीक है ना। तो हिटलर की एक थोड़ी सी कहानी मैं आज आपको बता दे रहा हूँ हिटलर के बारे में, बाकी मैं इस चैप्टर बाद में चर्चा करूँगा। तो हिटलर जो कि एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था, एक अच्छा ओरेटर था, एक अच्छा स्पीकर था, एक अच्छा वक्ता था, ठीक है, अपनी बातों से लोगों का मन मोह लिया करता था इस तरीके। और उसका जो बोलने का अंदाज था बहुत ही जोशीला और जोश भर देने वाला था, ठीक है ना। तो होते हैं बहुत सारे नेता हमारे यहाँ भी हैं और दूसरे देशों में भी हैं, ठीक है, तो वो उनकी अपनी एक अलग पहचान होती है, एक अलग अपनी धाग होती है, ठीक है ना। और जनता के सामने अपनी बात रखना और उनको रिझाना ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। हर कोई नहीं बोल पाता है, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा हो। और मान लीजिए कि एक जाहिल नेता है, एक जाहिल व्यक्ति है, लेकिन वो अपनी बातों को सही तरीके से रख रहा है और एक अच्छे अंदाज में रख रहा है, तो हो सकता है उसके फॉलोअर्स बढ़ जाएं और उसको लोग चाहने लगें, ठीक है ना। कम पढ़ा लिखा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिटलर की भी बताते हैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, कोई ज़्यादा एजुकेशन नहीं हुई थी, हाँ, लेकिन ये कुछ अच्छा करना चाहता था अपने देश के लिए। अब अच्छा इसके लिए क्या है, ये अपने हिसाब से सोच रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसने अच्छा किया। ऑब्वियसली मैं तो इसको क्रिटिसाइज पहले ही कर चुका हूँ, और कौन इसकी तारीफ करेगा, कोई तारीफ करेगा तो पता नहीं उसके मन में क्या विचार होगा। तो हिटलर ने इस तरीके से, और दूसरी बात ये कि शुरू में बताते हैं कि ये पेंटिंग किया करता था, ठीक है। और एक बात ये थी कि इसने एक पार्टी ज्वाइन की थी, सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। और उसके पहले भी एक बार ये विद्रोह कर चुका था। इसने एक शहर को जो है कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन ये नाकाम रहा और उसको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया। कुछ सालों के लिए तक ये जो है कैद में रहा, उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया गया। होता है पॉलिटिक्स में, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, बड़े बड़े हत्या आरोपी जो हैं और क्रिमिनल जो हैं उनको छोड़ दिया जाता है, वो खुले घूम रहे हैं, और जो निर्दोष हैं उनको जेलों में डाल रखा है। इसको बोलते हैं जो है पॉलिटिकल क्रिमिनल जो बोलते हैं, ठीक है ना, राजनीतिक कैदी, ठीक है। तो ये रहता है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बारे में हिटलर और जो नाजी की विचारधारा थी, कैसे उन्होंने जो है पूरे जर्मनी पे कब्जा किए रखा और क्या क्या उन्होंने किया, कैसे कैसे किया, अपनी बातों को किस तरीके से डिफाइन किया,
और हर चीज़ को कैसे जस्टिफाई किया, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।